हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी की आपकी थर्ड बुक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपकी बुक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है जनसंचार, माध्यम और लेखन। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर मेनली जो फोकस करा गया है वो बताया गया है संचार के ऊपर। आगे संचार है क्या, कितनी तरीके का होता है संचार और किस किस तरीके से संचार किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ इस चैप्टर के बारे में कवर करने वाले हैं। अगर इसके पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर फर्स्ट है और सेकंड पार्ट में आपकी वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट नंबर फर्स्ट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आगे संचार होता क्या है, यानी कि संचार का क्या अर्थ है। इसी के ऊपर डिपेंड है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। तो समझ लेते हैं आगे संचार है क्या। संचार जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संचार। जब भी दो व्यक्ति क्या सूचना का आदान प्रदान करें, विचारों का या भावनाओं का, वही आपका संचार है। एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हमारे भारत के संचार शास्त्री रह चुके हैं जिनका नाम था विल्बर श्रेम। इन्होंने कहा था कि संचार जो है अनुभवों की साझेदारी है। जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे, बांटेंगे, उसी को संचार इन्होंने बताया है। सेकंड टॉपिक है हमारा वो है संचार की प्रक्रिया, यानी किस तरीके की प्रक्रिया है संचार की। तो हम समझ लेते हैं जो संचार जो है वो पूरी ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी भी नहीं रुकती है जब तक जीवन का अंत नहीं हो जाता है। इस विश्व में जितने भी जीव हैं वो सबके सब संचार करते हैं, क्या वो पक्षी हो या मनुष्य हो। हमने देखा है कि मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित कर चुका है अपने माइंड को, जिसकी वजह से मनुष्य अच्छी तरीके से बातचीत कर सकता है, संचार कर सकता है। जब से संचार करना सीखा है मनुष्य अच्छी तरीके से, उसकी दूरियां कम हो गई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ही मिनटों में एक दूसरे से संपर्क कर सकता है। तो ये थी हमारी संचार की प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार के माध्यम। आपको संचार के माध्यम भी पता होना चाहिए कि किन किन माध्यमों के द्वारा संचार किया जा सकता है। जो हमारी सूचना होती हैं, विचार, भावना होती हैं, उन्हें हम या तो मौखिक द्वारा भेज सकते हैं यानी कि मुंह से बोलकर, या लिखकर संचार कर सकते हैं, या देखकर या सुनकर। ये चार तरीके हैं जिनकी वजह से आप, जिन माध्यमों से आप संचार कर सकते हो और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी सूचनाओं को पहुँचा सकते हो। संचार जो है ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर दोनों ही व्यक्ति भागीदार होते हैं, सूचना को भेजने वाला और सूचना को प्राप्त करने वाला। अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो संचार प्रक्रिया लगभग असंभव है। तो दो व्यक्तियों का, दो से ज़्यादा व्यक्तियों का होना ज़रूरी है एक अच्छे संचार के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसंचार जो है आखिर उसके कार्य क्या हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो जो जनसंचार है उसका सबसे पहला कार्य है सूचना देना। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको सूचना प्राप्त हो सकती है जनसंचार के द्वारा। आप शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मनोरंजन भी करा देता है, जिसके आप मूवी वगैरह, सॉन्ग या देख सकते हो, जिसकी वजह से आपका मनोरंजन हो सकता है। किसी भी टॉपिक के लिए, नीति के लिए एजेंडा भी तय किया जा सकता है जनसंचार के द्वारा। निगरानी भी कर सकते हो आप किसी पर, और अपने विचारों को, अभिव्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी जनसंचार उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। संचार जो है उसके कई सारे तत्व होते हैं, यानी कई प्रक्रिया होती हैं संचार के अंदर, जब जाकर संचार एक पूरा हो पाता है। तो सबसे पहला जो संचार का तत्व है वो है स्रोत, यानी कि जिस स्थान से संचार की शुरुआत हो रही है, जो व्यक्ति संचार की शुरुआत कर रहा है वही संचार का स्रोत है। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में जब संचार की अगर बात करी जाए, ये व्यक्ति अपनी कोई सूचना दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाहता है, तो इस व्यक्ति से शुरुआत हुई है संचार की, तो ये व्यक्ति हो जाएगा संचार का स्रोत। सेकंड टॉपिक है हमारा कूटनीति या एनकोडिंग।
इसके अंदर समझ लेते हैं। इसके अंदर ये बात देखी जाती है कि जो संचार हो रहा है वो ऐसी भाषा में हो जिसके बारे में दो व्यक्ति जानते हों। यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में संचार हो रहा है तो उन दोनों को वो भाषा आनी चाहिए। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक उत्तर भारत का कोई व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी भाषा जानता है, सेकंड दक्षिण भारत का व्यक्ति है जो दक्षिण भारत की भाषा सिर्फ जानता है। अगर ये व्यक्ति हिंदी में कुछ बोलेगा इस व्यक्ति को दूसरे को, तो दूसरा व्यक्ति पहले की बात नहीं समझ पाएगा। अगर पहला व्यक्ति दूसरे को कुछ बताना चाह रहा है अपनी भाषा में, तो ये दूसरा व्यक्ति की बात पहला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों व्यक्तियों को एक भाषा आनी चाहिए। यानी कि या तो दोनों को हिंदी भाषा आती हो जब ये एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, या फिर दक्षिण भारत की दोनों को भाषा आना चाहिए। तो इस तरीके से जो कूटी के एनकोडिंग का काम यही है कि दोनों व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। थर्ड जो पॉइंट तत्व है वो है संदेश। जो संदेश जो है वो बिल्कुल सफल होना चाहिए और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो, सीधा हो, बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात उसमें ना की गई हो। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो संचार का कि सामने वाला व्यक्ति पढ़ते ही समझ जाए। फोर्थ जो तत्व है आपका वो है माध्यम, यानी कि चैनल। जिस भी माध्यम के द्वारा भेजा जा रहा है, जिस भी चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है संचार के लिए, वो संचार का माध्यम होता है। जैसे कि टेलीफोन के द्वारा आप संचार कर सकते हो, समाचार पत्र के द्वारा संचार हो सकता है, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, इन सब के द्वारा जो है संचार हो सकता है। तो ये संचार के माध्यम है। फिफ्थ पॉइंट आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग किसे कहते हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच में संचार हो रहा है तो पहला व्यक्ति दूसरे को अपना संचार भेज रहा है, अपनी जानकारी दे रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को उसके संचार को समझना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा कि हम पहला व्यक्ति क्या बताना चाह रहा है। उस अर्थ को समझने को ही कहा जाता है डिकोडिंग। नेक्स्ट आपका फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है जब प्राप्तकर्ता जो है वो संदेश प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी भी कोई प्रतिक्रिया देता है। तो जब प्राप्तकर्ता अपनी बात को उस तक पहुंचाना चाहता है जिस व्यक्ति ने उसको कोई बात पहुंचाई है, तो इसी को कहा जाता है फीडबैक। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जब आप ऐप को यूज़ करते हैं, किसी भी ऐप को, तो जब आप ऐप यूज़ करने लगते हैं तो ऐप पूछता है आपसे फीडबैक दीजिए, यानी कि आपको हमारा ये कैसा लगा संदेश, जो आप हमारा ऐप यूज़ कर रहे हो। तो आप लिखते हो कमेंट्स में कि हमको अच्छा लगा या बुरा लगा, तो यही होता है फीडबैक। नेक्स्ट है सेवंथ, शोर। शोर जो है सबसे बड़ी परेशानी है संचार के बीच में। जब आप संचार करते हो, बातचीत करते हो, सूचना का आदान प्रदान करते हो, उस टाइम पे जो रुकावटें आती हैं, शोर होते हैं, जिसकी वजह से संचार अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, उसी को कहा जाता है शोर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार के प्रकार। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इस चैप्टर का। तो संचार जो है कई तरीके हो सकते हैं, सांकेतिक, मौखिक, आते व्यक्ति, अंतर्व्यक्तिक, बहुत सारे संचार हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांकेतिक संचार के बारे में कि सांकेतिक संचार आखिर होता क्या है। जब भी संचार संकेतों के माध्यम से किया जाता है वो सांकेतिक संचार होता है। जिसके आपने देखा होगा उंगलियों से हम इशारा करते हैं, अंगूठे को ऊपर की तरफ अगर हम इशारा करेंगे तो इसका मतलब होता है ओके, नीचे कर देंगे तो लूज़र बता देते हैं। जैसे किसी को हाय हेलो करने के लिए हम हैंड का प्रयोग करते हैं, या किसी उंगली के द्वारा आप ये भी बता सकते हो, किसी को इंडिकेशन भी दे सकते हो। तो ये सारे के सारे संचार होते हैं सांकेतिक संचार। अब समझ लेते हैं मौखिक और अमौखिक संचार। जो है दो तरीके के हो सकते हैं मुंह से भी, एक होता है मौखिक और होता है अमौखिक। मौखिक संचार वो होगा जब आप मुंह खोल कर संचार करोगे, बातचीत करोगे, और अमौखिक का मतलब है बिना मुंह खोले ही गूंगों की तरह बातचीत करना। नेक्स्ट संचार के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट संचार होता है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति के ही अंदर। जब कोई व्यक्ति अपने आप से ही खुद ही प्रश्न करने लगता है, माइंड में खुद ही उत्तर देने लगता है, अपने आप से ही संचार करता है, तो इसी को कहा जाता है अंतर्व्यक्ति। फोर्थ है आपका अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब संचार होता है तो उस संचार को कहा जाता है अंतर्व्यक्तिक संचार। फिफ्थ आपका समूह संचार। जब लोग आपस में समूह बनाकर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संचार करते हैं, उसको कहा जाता है समूह संचार। सिक्स्थ आपका जन संचार। जब संचार जो है वो समूह बनाकर या फिर यांत्रिक तरीके से या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा जब संचार किया जाता है वो होता है जन संचार। जन संचार के कई सारे माध्यम है, जैसे कि अखबार हो गया, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट, इनमें से कुछ भी हो सकता है जन संचार का माध्यम।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो संचार होता है, आगे संचार के कार्य क्या हैं। तो कई तरह के कार्य संचार करता है, जैसे कि प्राप्त नियंत्रण बनाना किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक के बारे में जानकारी देना, सूचना देना, हमें अभिव्यक्ति करना यानी कि एक व्यक्ति के विचार को दूसरे तक पहुंचाना, सामाजिक संपर्क बनाना, समस्याओं का समाधान, प्रतिक्रिया, इन सारे के सारे कार्यों के लिए संचार जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंचार के आधुनिक माध्यम। जनसंचार जो है उसके कई सारे आधुनिक माध्यम हैं, जैसे कि समाचार पत्र है, पत्रिकाएँ, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सारे के सारे जो है जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पत्रकारिता के 3 पहलू। पत्रकारिता जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैगज़ीन। मैगज़ीन के बारे में आपने देखा भी होगा और कुछ बच्चों ने आपने मैगज़ीनों को पढ़ा भी होगा। जनसंचार की जो है बहुत ज़्यादा मजबूत कड़ी माना जाता है मैगज़ीन को। इसके द्वारा भी विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं। मैगज़ीन जो है वो प्रिंट माध्यम है, यानी कि छपा हुआ होता है, पहले से ही आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो। इसके द्वारा जो है समाचार का आदान प्रदान होता है और ये मुख्य साधन भी मानी जाती है समाचार करने के लिए। जो पत्रकारिता जो है इसके 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू होता है समाचारों को संकलित करना, यानी कि इकट्ठा करना, जो समाचार मैगज़ीन के अंदर छापने हैं। दूसरा कार्य होता है इसके अंदर के संपादित कर छापने लायक बनाना, यानी कि जो भी सूचना इकट्ठी करी गई है मैगज़ीन छापने के लिए उसमें से मेन बातों को निकाल कर छापने लायक बनाना। तीसरा कार्य होता है महत्वपूर्ण, जो कि ये है कि छाप देना मैगज़ीन के अंदर इम्पोर्टेंट बातों को और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक उन बातों को पहुंचा देना। ये 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं पत्रकारिता के। अब संवाददाता, जो व्यक्ति लोगों को सूचना पहुंचाने का कार्य करता है वो होता है संवाददाता, जिसको संपादक भी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कि खबरों को इकट्ठा करे, उनकी जांच करे, उनको व्यवस्थित ढंग से छापने का काम करेगा, वही व्यक्ति संपादक कहलाता है। देवर्षि नारद जो है हमारे यहाँ के सबसे पहले समाचार वाचक माने जाते हैं। इस टॉपिक से आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि सबसे पहले समाचार वाचक कौन थे, तो आप बता सकते हो देवर्षि नारद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अखबार पत्रकारिता। जो वैसे तो अखबार पत्रकारिता जो है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है 400 साल पहले ही अखबार पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी। परंतु हमारे भारत की बात करी जाए तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1780 में जेम्स ऑगस्टस के बंगाल गजट से। जो ये बंगाल गजट था ये कोलकाता से निकला था, जो कि हमारे भारत के अंदर ही स्थित है। हिंदी का जो पहला साप्ताहिक पत्र था उसका नाम था उदड़ मार्तंड। साप्ताहिक पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जो कि सप्ताह में एक बार छापे जाते हैं। 1926 में यह प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, जिसका संपादन करा था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। अब कुछ हम पत्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं, पत्रिकाओं के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझ लेते हैं। जो स्वतंत्रता से पहले के जो पत्रकार हैं उनके नाम जो है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये सारे के सारे जो है हमारे इस स्वतंत्रता से पहले के पत्रकार हैं। अगर हम पत्रिकाओं की बात करें तो मेनली जो हमारी पत्रिकाएं इम्पोर्टेंट है वो है केसरी, हिंदुस्तान और सरस्वती। अगर आज़ादी के बाद के हम पत्रकारों के बारे में बात करें तो वो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, रघुवीर सहाय आदि। अगर समाचार पत्र की बात करें हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हैं फेमस हैं वो है नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण। अगर पत्रिकाओं की बात करी जाए वो है धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान। तो ये था गाइस हमारा आज का पार्ट नंबर 1। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।